डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जिस तरह से पिछली कक्षा में हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यथार्थवादी दृष्टिकोण पर चर्चा की और हमने यह जानने का प्रयास किया कि यथार्थवादी दृष्टिकोण किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करता है और उसके साथ साथ उस डिसिप्लिन में योगदान भी करता है। आज की इस कक्षा में हम आगे बढ़कर उदारवादी या हम कह सकते हैं आदर्शवादी दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि उदारवादी या आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस रूप में देखता है। तो सबसे पहला प्रश्न जब यथार्थवाद को हमने डिस्कस किया था तो हमारे समक्ष यह आया था कि मानवीय व्यवहार कैसा है, और यथार्थवादी दृष्टिकोण ने मानवीय व्यवहार को एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा था। वहीं उदारवादियों का मानना है कि मनुष्य मूलतः अच्छे, तर्कसंगत और सहयोग करने में सक्षम होते हैं, यानी कि इनकी तार्किकता यथार्थवादियों की तार्किकता से थोड़ी अलग है। तर्कसंगत व्यक्ति समस्याओं को सुलझाने और एक अधिक शांतिपूर्ण एवं समृद्ध विश्व बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं, यानी व्यक्तियों में, इंसानों में सहयोग करने की क्षमता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग संभव है। जहां एक और यथार्थवाद ने स्पष्टता के साथ यह स्वीकारा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग संभव नहीं है, क्योंकि वह एक अनार्किक वर्ड है, एक अराजक वर्ड है, जिसके अंदर हमेशा राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए काम करते हैं, जिसके चलते अव्यवस्था हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन आदर्शवाद ने ऐसा माना या उदारवाद ने ऐसा माना कि नहीं, व्यक्ति जिस तरीके से नैतिक प्राणी होते हैं उसी तरीके से राष्ट्र भी नैतिक प्राणी होगा, और वो नैतिक प्राणी हमेशा अच्छे हितों के लिए काम करता है, सबके हितों के लिए काम करता है। दूसरा, इन्होंने ये माना कि सहयोग संभव है। केवल सत्ता की चाहत से प्रेरित होने के बजाय लोग सामूहिक कल्याण की इच्छा से प्रेरित होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्र के बीच में, राष्ट्र के अंदर जब हम बात करते हैं तो सभी लोग किसी न किसी रूप से समाज और राष्ट्र के प्रति अपना योगदान देते हैं। वह योगदान यह दर्शाता है कि वो निजी हितों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सामूहिक हित के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरीके से उदारवाद ने भी माना कि सहयोग राष्ट्रों के बीच में संभव है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साझे विषय हैं, ऐसे कलेक्टिव इंटरेस्ट हैं जिनके लिए लोग काम कर सकते हैं, और इसीलिए सहयोग संभव है। राज्य एकमात्र कर्ता नहीं है। जहां एक और यथार्थवाद ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यह स्वीकारा था कि राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण करता है और उससे ऊपर कोई भी अन्य कर्ता नहीं है, यहाँ पर उदारवाद ने भी इसी धारणा को माना कि यस, राज्य एक महत्वपूर्ण कर्ता है, लेकिन उनके साथ साथ बहुत सारे कर्ता हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस क्षेत्र में वे बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF ऐसे संगठन हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में काम करते हैं, और इनका महत्व को हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। तो तीसरा, राज्य ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बहुत सारे विषयों में, नो डाउट। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बहुलवादी दृष्टिकोण पर जोर देते हैं और स्वीकार करते हैं कि वैश्विक मामलों को कई अन्य संगठन भी प्रभावित करते हैं, जैसे कि अभी हमने चर्चा की। अराजकता, इनका मानना है कि यथार्थवादियों के विपरीत जो अराजकता को स्थायी मानते हैं, उदारवादियों का मानना है कि इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जब राष्ट्र आपस में कोऑपरेट करने लगते हैं, जब राष्ट्र एक दूसरे से बातचीत कर संवाद कर समस्याओं का समाधान करने लगते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ऑटोमेटिकली जो अराजकता है उसका महत्व कम हो जाता है या उसकी भूमिका कम हो जाती है। अब उदारवाद की मौलिक मान्यताएं क्या हैं? तो नैतिकता तथा मूल्यों को महत्वपूर्ण माना, कि नैतिकता महत्वपूर्ण है, नैतिकता के बिना समाज नहीं चल सकते। उदारवाद का सबसे बुनियादी लक्षण यह है कि वह नैतिकता में विश्वास करता है, और यथार्थवाद का बुनियादी लक्षण यह है कि वह नैतिकता को पूर्ण रूप से नकार देता है, और ये उदारवादी मानते हैं कि व्यक्ति एक नैतिक प्राणी होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसा कि अभी हमने चर्चा की, उदारवादियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और कानून अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अराजकता के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि यदि इंटरनेशनल लॉज होंगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून होंगे, तो वो व्यक्तियों को या राष्ट्रों को एक विशेष रूप से व्यवहार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, और इसी तरीके से वो अराजकता के प्रभाव को भी कम कर सकते हैं।
क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, पारराष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय संस्थाएं और कंपनियां इस सब में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। उदारवाद ने माना कि व्यक्तिगत हित ही नहीं वरन साझा हित महत्वपूर्ण है। यथार्थवाद के राष्ट्रीय हित और सत्ता की राजनीति पर जोर के विपरीत उदारवाद यह मानता है कि साझा हितों पर आधारित सहयोग संभव और लाभदायक होता है। इन्होंने माना कि राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से राष्ट्र आपस में व्यापार करते हैं, आपस में अन्य सॉफ्ट पावर के डोमेन में वो जुड़े होते हैं, संस्कृति के क्षेत्र में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इन सभी चीज़ों के चलते राष्ट्रों के बीच में कभी भी एक्सट्रीम दुश्मनी नहीं हो सकती, ऐसा उदारवाद का मानना है। तो हमेशा कम्युनिकेशन के माध्यम से समस्या का समाधान करने का स्पेस बना रहता है। सहयोग राष्ट्रों के बीच बढ़ती आर्थिक परस्पर निर्भरता और मुक्त व्यापार युद्ध की संभावना को कम कर देती हैं। यानी कि यदि राष्ट्र आपस में आर्थिक क्षेत्र में काम करते रहें तो ऐसी स्थिति में दोनों का हित व्यापार करने में है, तो कभी भी वो युद्ध में जाकर अपना नुकसान करने से बचेंगे, ऐसा इनका मानना है। इस सिद्धांत में जॉन लॉक, इमैनुअल कांट, वुडरो विल्सन, माइकल डोयले इत्यादि महत्वपूर्ण विचारक हैं। इनके अलावा भी कुछ विचारक रहे जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धांत के क्षेत्र में योगदान दिया है, परंतु ये कुछ ऐसे विचारक हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें उदारवाद के सिद्धांत में लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कि माइकल डोयले द्वारा दिया गया। यह उदारवादी सिद्धांत का एक केंद्रीय सिद्धांत है, जो मानता है कि लोकतंत्र एक दूसरे के साथ युद्ध करने नहीं जाते हैं। यानी जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, क्योंकि उसमें जवाबदेहिता होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है और सरकार हमेशा अपनी जनता से पूछकर ही निर्णय लेती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। तो ऐसी परिस्थिति में उन राष्ट्रों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ युद्ध जाना की संभावना कम होती है। काफ़ी हद तक यह अवधारणा सही भी सिद्ध हुई। एक लंबे समय तक लोकतंत्र एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में नहीं गए, लेकिन एक समय के बाद वह भी हमें देखने को मिला। तो यह सिद्धांत हम कहेंगे यूनिवर्सल नॉलेज देता है, ऐसा नहीं है, परम सत्य है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा इनका मानना है। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत यह सुझाव देता है कि लोकतांत्रिक सरकार की शांतिपूर्ण प्रवृत्तियां नेताओं की अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेही और साझा मूल्यों पर आधारित होती है। यानी कि लोकतांत्रिक देशों में सरकार वही करती है जो व्यक्ति उनको करने देना चाहते हैं। तो यही कारण है कि वो अधिकतर एक्सट्रीम डिसीजंस नहीं लेते हैं। इसलिए इस सिद्धांत के द्वारा लोकतंत्र के प्रसार को एक अधिक शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने के तरीके के रूप में देखा जाता है। यानी कि जो लोकतंत्र हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और अधिक शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने में सफल हो सकते हैं और जो अराजकता है उसके प्रभाव को भी कम करने में सफल हो सकते हैं, ऐसा इस सिद्धांत का मानना है। इसके अलावा एक सिद्धांत है कार्यात्मक एकीकरण सिद्धांत या फंक्शनल इंटीग्रेशन थ्योरी, जिसका ऐसा मानना है कि एक समय के बाद राष्ट्र भी एकीकृत हो सकते हैं, इतना इंटरडिपेंड हो सकते हैं, एक दूसरे पर इतना ज़्यादा अंतर्निर्भर हो सकते हैं कि युद्ध जैसी मानसिकता रहे ही ना। तो एक उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध दृष्टिकोण है जो यह बताता है कि राज्य तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर सहयोग के माध्यम से एकीकृत हो सकते हैं। यानी तकनीक के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में यदि राष्ट्र एक दूसरे से सहयोग करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, तो ऐसी स्थिति में यह स्वीकारा जा सकता है कि एक समय के बाद वे राष्ट्र आपस में एकीकृत हो जाएंगे। यह सिद्धांत डेविड मिट्रानी ने दिया और राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कार्यात्मक एजेंसियों के माध्यम से धीरे धीरे विश्वास और परस्पर निर्भरता का निर्माण करते हैं। ऐसा इन्होंने आर्ग्यू किया कि जब राष्ट्र एक दूसरे के साथ काम करेंगे, इंटरनेशनल एजेंसीज के भी साथ काम करेंगे, तो धीरे धीरे वहाँ विश्वास बढ़ता है, परस्पर निर्भरता बढ़ती है, जिसके कारण राष्ट्र युद्ध जाने से बचना चाहते हैं। यह विचार गरीबी, अस्वस्थता जैसी सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के प्रयास करने की बात करता है, जिन्हें संघर्ष के मूल कारण माना जाता है, जिससे सहयोग में वृद्धि होती है और युद्ध प्रणाली से शांति प्रणाली में परिवर्तन होता है। ये कुछ ऐसे विचार हैं जो कि पहले यथार्थवाद और बाद में उदारवाद के बीच में आए, लेकिन इन दोनों सिद्धांतों में एक समय के बाद एक परिवर्तन देखने को मिलता है। वह परिवर्तन इस तरीके का परिवर्तन था कि यथार्थवाद ने
अपने अंदर कुछ बुनियादी परिवर्तन लाकर एक नए सिद्धांत, नव यथार्थवाद को जन्म दिया। और उसी तरीके से उदारवाद में भी कुछ परिवर्तन हुए, जिसके चलते हुए नव उदारवाद का जन्म हुआ। ये नव यथार्थवाद और नव उदारवाद एक समय के बाद एक ऐसे संयोजन के बिंदु पर मिले, जिसमें इन्होंने अपने पुराने सिद्धांतों की मूल भावनाओं से थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए एक हम कह सकते हैं कि एक वृहद मानसिकता को जन्म दिया, जहाँ नव यथार्थवाद ने यह माना कि जो राज्य है वो व्यक्ति के आधार पर व्यवहार ना कर कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति की क्या भूमिका है, व्यक्ति की क्या स्थिति है या राष्ट्र का क्या स्तर है, उसके आधार पर व्यवहार करते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें कि भारत की अगर विश्व में चौथे पाँचवें नंबर की स्थिति है, तो एक चौथे पाँचवें नंबर पर स्थित राष्ट्र जिस तरीके से व्यवहार करता है, भारत उसी तरीके से व्यवहार करेगा। एक हाशिए पर स्थित राष्ट्र हमेशा एक हाशिए पर स्थित राष्ट्र के रूप में ही व्यवहार करेगा। अमेरिका यदि सबसे पावरफुल कंट्री है, तो वो एक पावरफुल राष्ट्र जैसे व्यवहार करता है, वैसे ही करेगा। तो नव यथार्थवाद ने इस तरीके से इन सारे विषयों को परिभाषित किया। उसी तरीके से नव उदारवाद ने भी उदारवाद की मानसिकता में परिवर्तन लाते हुए यह माना कि नहीं, यथार्थवाद काफ़ी हद तक सही भी था। यथार्थवाद ने जो अराजकता के विषय उठाए और बाकी सब चीज़ों के बारे में बताया, राज्य के प्रमुख होने को लेकर बताया, तो उन्होंने स्वीकारा कि काफ़ी चीज़ों में यथार्थवाद सही था। और इसी डिबेट को न्यो डिबेट कहा जाता है, नव विवाद, कि नव यथार्थवाद और नव उदारवाद के बीच में जो एक विवाद हुआ। इन विषयों को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद छात्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की कक्षा में हमने जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उदारवादी उपागम है उसके बारे में चर्चा की। हमने यह जानने का प्रयास किया कि जो ये उदारवादी उपागम है यह किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करता है, किस तरीके से उसकी पुनर्व्याख्या करता है, और यह बताता है कि जो यथार्थवादी दृष्टिकोण था उसमें कुछ सीमाएं थी। जहां एक और यथार्थवादी दृष्टिकोण की अपनी खुद की कुछ मान्यताएं थी और उसके आधार पर वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते थे, उदारवाद की अपनी कुछ मान्यताएं थी। और इन दोनों सिद्धांतों ने ही मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो डिसिप्लिन हमारे सामने है उसकी बुनियाद को जन्म दिया है। इसलिए इन सिद्धांतों को बहुत महत्व के साथ हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज के जो संबंध हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः